सभी स्टूडेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल। गुप्त काल इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे प्रश्न पीटी और मेंस में आया करते हैं। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर से यह संबंधित है मेंस के पेपर में, यूपीएससी और यूपीपीसीएस इत्यादि में, और साथ ही आपके पीटी में यह बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग गुप्त काल, गुप्त वंश। तो मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त वंश का प्रारंभ होता है। यह ध्यान रखना है, यह ईस्वी यानी एडी में थे। यह वंश किस में थे? एडी में, यानी ईस्वी में यह सभी वंश कार्य अब कर रहे हैं। तो अब हम लोग ईस्वी में आ चुके हैं। तो देखिए, पहला स्रोत की बात करेंगे कि गुप्त काल में स्रोत कैसे प्राप्त हुआ, जिससे हम लोग जानते हैं गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त वंशीय इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेख साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण का सहारा लिया जाता है। यानी इस समय लेखन की प्रथा पूरी तरह से डेवलप हो गई थी। तो यहाँ पर भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य दोनों ही यहाँ पर स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। साहित्यिक स्रोत में पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण द्वारा प्रारंभिक शासकों की जानकारी मिलती है। जैसे आपको बताया गया था पहले ही कि जो वेद और पुराण थे वह कंप्लीट कब हुए थे? गुप्त काल में ही आकर। तो इस समय मत्स्य पुराण, जो सबसे पुराना पुराण कहा जाता है, वह भी इस समय पूर्ण हुआ और उसमें भी गुप्त काल के बारे में बताया जाता है। वायु पुराण का संबंध पूरी तरह से गुप्त काल से ही माना जाता है और विष्णु पुराण भी कुछ हद तक इससे संबंधित है। आगे है बृहद स्मृतियाँ। स्मृतियों में नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति आदि स्मृतियों में गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक इतिहास की जानकारी मिलती है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं बौद्ध ग्रंथों से। आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, वसुबंधु चरित्र में गुप्त वंशीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब बौद्ध ग्रंथों को याद रखिएगा। आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, वासुबंधु चरित्र और गुप्त वंशीय इतिहास के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुबल्य माला में गुप्त वंशीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अभिलेखीय साक्ष्य, गुप्तों का इतिहास जानने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य महत्वपूर्ण है। गुप्तों को अब 42 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। गुप्तों के अब तक कितने? 42 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इसमें से 27 प्रस्तर और 14 ताम्रपत्र एक लौह स्तंभ है। विदेशी विवरण में फायान, वेनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी के विवरण गुप्तकालीन हैं। ठीक है ना? तो विदेशी विवरण में कौन कौन वर्णन करता है? विदेशी विवरण में फायान, वेनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी का विवरण गुप्तकालीन इतिहास को जानने में सहयोग प्रदान करता है। अब देखते हैं हम लोग पहला राजा। वैसे पहला राजा तो कौन था? यहाँ पर संस्थापक की अगर बात की जाए तो संस्थापक राजा कौन थे? यहाँ पर कहा जाता है विष्णुगुप्त थे यहाँ पर संस्थापक राजा। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक राजा माना जाता है, क्योंकि 319 से 335 ईस्वी पूर्व में इसी ने परमानेंट अपना राज्य स्थापित किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज की। चंद्रगुप्त प्रथम 399 ईसा पूर्व में गुप्त संवत का प्रचलन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 399 ईस्वी पूर्व में गुप्त संवत का प्रचलन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। किससे हुआ था?
कुमार देवी से। तो गुप्त संवत का प्रारंभ ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 319 ईसा पूर्व में, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब इसकी शादी किससे हो गई? कुमार देवी से। इस उपलक्ष्य में उसने स्मारक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिसमें चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी का चित्र था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र था इस पे, तो ये याद रखना है। राजा रानी प्रकार की मुद्रा इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस मुद्रा की दूसरी तरफ लिच्छवेय शब्द का उल्लेख अंकित है। तो लिच्छवेय शब्द का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अब फिर चंद्रगुप्त के बाद, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 से 75 ईस्वी पूर्व तक रहता है, या कुछ डाउटफुल लग रहा है यहाँ पे, तो 300 गलत मिस्टेक हो गया यहाँ पर लग रहा है, ऐसा कुछ क्या, 335 से लेकर 375 तक होगा, बिल्कुल 375 तक होगा। यहाँ 3 छूट गया है, वही मैं कह रहा हूँ, 375 तक। तो यहाँ पर अब डेट बढ़ने लगेगा ना, अब हम लोग एडी में आ गए, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो इसके बाद आगे है कि तो समुद्रगुप्त वंश का प्रथम महान शासक था, जिसकी उपलब्धियां हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त के कवि जो थे, दरबारी कवि, जिनका नाम क्या था? हरिसेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के क्रमिक विजयों का उल्लेख किया है, यानी इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था। इसी के संबंध में यह वर्णन पूरा किया जाता है, लगभग 20 राजाओं को। चलिए आगे देखते हैं विदेशी राजाओं के साथ संबंध इसके। प्रयाग प्रशस्ति के अंत में विदेशी राजाओं के संबंध का भी उल्लेख किया गया है, याद रखना है। ये विदेशी राजा थे देवपुत्र सहीसा हानुशाही, यानी कुषाण का, और दूसरा था शक मुरुण सिंघल का, यानी सिंघल का लंका का राजा था। सर्वद्वीपवासी यानी जावा सुमात्रा का राजा था। तो इन सारे देशों के साथ, यानी आसपास के पड़ोसियों के साथ सबसे यह संबंध बनाया था। विदेशी चीनी ग्रंथों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त समकालीन लंका के राजा मेघवर्ण, उसके समकालीन राजा कौन था? मेघवर्ण था, जिसने बहुत उपहार के साथ अपने राजदूत को समुद्रगुप्त के पास भेजा था। समुद्रगुप्त की विजय के आधार पर इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है ना, तो स्मिथ एक क्या थे? इतिहासकार, और उन्होंने इसे भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, उन्होंने तुलना की, यूरोप में नेपोलियन था, उसी प्रकार भारत में भी आक्रमण करने वाला, सबको हराने वाला कौन है? यह है, और इसीलिए इसे क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। तो याद रखना आपको। तो प्रयाग प्रशस्ति इन्हीं के समय में लिखी गई थी। मुद्रा, अब मुद्रा की बात करते हैं। मुद्राओं से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया, और कुछ मुद्राओं से इसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। तो अश्वमेघ यज्ञ का तो प्रमाण मिलता ही है, साथ ही यह वीणा बजाता था, इसका भी प्रमाण मिलता है। और यह भी प्रश्न बनता है कि सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो वाद्य यंत्र है, वो कौन सा था? वीणा था। ठीक है, तमूरा नहीं था, वीणा था। आगे देखना है। समुद्रगुप्त स्वयं एक और राजा था मेडाइवल इंडिया में, आप बताएंगे कमेंट में कि कौन था जो वीणा बजाता था, है ना। तो आगे देखिए, समुद्रगुप्त स्वयं कवि विद्वान था।
उसने प्रयाग प्रशस्ति में इसे कविराज कहा गया है, याद रखना है। तो म्यूजिक भी बजाता था, गाने भी लिखता था, ठीक है, बढ़िया बढ़िया गाना गाता था। आगे बढ़ते हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, बहुत महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से लेकर 412 ईस्वी तक रहेगा। महान विजेता इसको कहा जाता है, ठीक है। अभी विजेता ही था, क्योंकि ज़्यादा बेस तो कौन रख दिया था, समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त ने बहुत ज़्यादा विजय करके यह सब काम कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय 388 में मालवा गुजरात के शक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर इसने इसके राज्य पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक पर विजय प्राप्त की, ठीक है ना। तो शक पर याद रखना है, शक। और शकों के अहंकार को चूर करने के कारण इसे साकरी भी कहा जाता है, साकरी भी कहा जाता है, साकरी। उज्जैनी भी गुप्तों को प्राप्त हुए व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाई, जिससे साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जा सके। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। तो महरौली स्तंभ लेख है जो कहाँ पर, आपका कुतुब मीनार के पास स्थित है। और इस महरौली स्तंभ की खास बात है, ये लोहे से बना है, लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है, याद रखना है आपको। चलिए, तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास बहुत अच्छा हो चुका था, ऐसा माना जा सकता है। वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंध की अब बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया गया था। राजा भोज की रचना श्रृंगार प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण है, श्रृंगार प्रकाश राजा भोज का उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश यानी कुकुस्थावर्मन के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो कालिदास को इसने अपना दूत बनाकर भेजा था। आगे फिर सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात की जाए तो वह क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों में परम भागवत कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को यानी विक्रमादित्य को परम भागवत कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान 399 ईस्वी पूर्व में भारत आया था और 415 ईस्वी तक रहा था। भारत में 16 वर्षों तक रहा लगभग, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या थे, देवराज, देवगुप्त, और उपाधि कौन सी थी, विक्रमादित्य। तो यह हो गए हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे उनके दरबारियों में देखा जाएगा कि कौन से नवरत्न हुआ करते थे। अब आगे है कुमार गुप्त। तो 415 से लेकर 455 ईस्वी पर तक चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद 3 वर्षों तक शासक कौन था, इसके संबंध में निश्चित कुछ कहना मुश्किल है। आगे फिर वैशाली में प्रथम से प्राप्त एक मुद्रा में चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र
गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त को युवराज कहा है। संभवतः 3 वर्षों तक शासक रहा। गुप्त वंश गुप्त शासक के क्रम में इसकी प्रारंभिक तिथि गुप्त संवत 96 यानी 415 ईस्वी पूर्व में रजत सिक्के में इसके अंतिम तिथि गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे कुमार गुप्त को पैतृक संपत्ति के रूप में साम्राज्य मिला था और उसे सुरक्षित रखा उसने। कुमार गुप्त के समय नर्मदा नदी के तट पर के निवास करने वाली जनजातियां पुष्यमित्र का विद्रोह हुआ और युवराज स्कंदगुप्त ने इसे पराजित कर उसका अंत कर दिया। आगे फिर इसकी एक मुद्रा में अश्वमेघ महेंद्र नामक शब्द अंकित मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि अश्वमेघ यज्ञ किया होगा। कुमार गुप्त ने नालंदा, बहुत इंपॉर्टेंट यही प्रश्न यहाँ से बनता है कि कुमार गुप्त ने नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आगे स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। ध्यान रखना है, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। और शकों को किसने पराजित किया था? तो द्वितीय ने, विक्रमादित्य ने पराजित किया था शकों को। इसने किया हूणों को पराजित। ठीक है, और इसने इसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। अब भाई स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सौराष्ट्र गुजरात में स्थित सुदर्शन झील टूट गई। तब इसने जूनागढ़ के शासक चक्रपालित के देख रेख में इसका जीर्णोद्धार करवाया, यानी रीस्ट्रक्चर करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। आगे स्कंदगुप्त के कौहम अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि मद्रक नामक एक व्यापारी ने जैन तीर्थंकरों की 5 मूर्तियां बनवाई, की स्थापना करवाई। ठीक है, तो इसका हूणों का आक्रमण याद रखिएगा, स्कंदगुप्त का, और कुमारगुप्त का नालंदा विश्वविद्यालय। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी। अब स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इसमें विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। देखिए, ये भगवान विष्णु की उपासना ये लोग करते थे और विष्णु ही अंतिम शासक हो गया। आगे देखते हैं हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में, या मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो मेंस के लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? शासन। तो शासन को देख लिया जाए। पहला पॉइंट इसमें क्या आता है? प्रशासन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्रशासन की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, देखिए उसको। तो पहला पॉइंट इसमें दिखाई देता है कि, ध्यान दीजिएगा, गुप्तकालीन शासन में शासन की दृष्टि से गुप्त साम्राज्य का स्वरूप ऐसा था कि गुप्त वंशीय साम्राज्य को अत्यधिक स्वीकार करते हुए उसके अनेक राजा अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासन करते थे। गुप्त साम्राज्य का शासन सम्राट में केंद्रित था। सैद्धांतिक रूप से यह सही शक्ति का स्रोत था। गुप्त शासक और अन्य सुशासक को महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, परम भागवत, परम देवता, पृथ्वीपति, सम्राट, चक्रवर्ती आदि से विभूषित करते हैं। राजा के देवत्व की कल्पना इसी युग में अधिकाधिक लोकप्रिय हुई। इसका प्रमाण याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति में मिलता है। गुप्त काल में मंत्रियों का पद वंशानुगत था।
मंत्रियों का पद वंशानुगत कर दिया गया था, फॉल्ट हो गया था, यही है ना। अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कुमार गुप्त प्रथम के मंत्री पृथ्वी सेन का पिता शिखर स्वामिनी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री भी रह चुका था। साम्राज्य का मुख्य पदों का काम करने वाले अधिकारियों को कुमार मात्य कहते थे। प्रशासनिक इकाई देश के शासन को गुप्ता या भुक्ति के शासक को उपारिक या महाराजा कहा जाता था। इन्हें भौगिक राजपुत्र एवं देव भट्टारक के नाम से जाना जाता था। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि जूनागढ़ का नगर प्रशासक चक्रपालित था। ग्राम के मुखिया को ग्रामपति, महत्तर या ग्राम भोजक कहा जाता है। भू राजस्व व्यवस्था गुप्त काल में राजकीय आय का मुख्य स्रोत कौन था? भूमि कर। भूमि कर को भाग कहा जाता था और भाग 1/6 होता था। गुप्त काल में नगद कर को हिरण्य कहा जाता था। गुप्त काल में नगद कर को क्या कहा जाता था? हिरण्य कहा जाता था। आते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों पर। अब सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी भाई? साहित्य। इस युग में संस्कृत भाषा का अत्यधिक विकास हुआ। हरिसेन गुप्त काल का प्रचंड विद्वान था, जिसकी एक अभिलेखीय रचना प्रयाग प्रशस्ति है, जो चंपू शैली में रची गई थी। ठीक है, तो कालिदास चंपू में रचित की गई थी। कालिदास। अब आगे देखते हैं। कालिदास संस्कृत के विद्वान थे जिनकी 7 रचनाएं मिलती हैं। पहला अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा माणिक्याग्निमित्रम, तीसरा विक्रमोर्वशीय। यह तीनों नाटक थे। क्या थे? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। अब उसके बाद महाकाव्य की बात करते हैं। तो महाकाव्य 2 थे, रघुवंश और कुमार संभव। और लघु काव्य कौन कौन से? ऋतुसार संग्रह और मेघदूत। यह दोनों थे। ऋतुसार संग्रह और मेघदूत। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्त इस युग के विशिष्ट रूप से राजनीतिक नाटक था। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्त इस युग के विशिष्ट रूप में राजनीतिक नाटक थे। विशाखा दत्त कृत कौन कौन से? मुद्रा राक्षस और दूसरा कौन सा था? देवी चंद्रगुप्तम। तो इन दोनों को याद रखना है। फिर आगे देखिए, विज्ञान और तकनीक की बात की जाए तो इस युग में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में वृत्त, त्रिभुज आदि सिद्धांतों, दशमलव प्रणाली, बीजगणित, त्रिकोणमिति का विवेचना किया है। बहुत महत्वपूर्ण है यह विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो इससे बार बार प्रश्न यूपीएससी पूछता है और यूपीपीसीएस कोई पूछता रहता है। आगे है आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 बताया, जो आधुनिक सिद्धांत से 100 निकट है। तो यह भी याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। तो पाई का मान कौन निकाला था? आर्यभट्ट निकाले थे। इन्होंने
सौर वर्ष की लंबाई, सौर वर्ष की लंबाई भी बताया था 365 दिन, जो आधुनिक सिद्धांत के सर्वनिकट है। इन्होंने ग्रह, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या के साथ यह बताया कि पृथ्वी गोल है। तो कौन सब बता रहे हैं भाई? आर्यभट्ट बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यह सब कुछ पाई की गणना कर दिए। सूर्य चक्कर कितने, मतलब पृथ्वी कितने दिन में एक चक्कर लगाती है, यानी एक वर्ष को बता दिए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की व्याख्या कर दिए। पृथ्वी गोल है यह भी बता दिए। फिर आते हैं बारह मिहिर। बारह मिहिर ने पंच रस सिद्धांतिका में ज्योतिष के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। तो 12 मिहिर ज्योतिष से संबंधित है, याद रखना है। तो यह 5 सैद्धांतिक सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं, 5 सिद्धांतों का उल्लेख। तो कौन कौन से अब सिद्धांत है देखिए। पहला है गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सक आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी हुए। ठीक है। अब पूर्वी तुर्किस्तान के नवरुक्तम नामक एक आयुर्वेद ग्रंथ मिला है, जिसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। याद रखना है यह बात। आगे है स्थापत्य कला की, अब बात किया जाए। स्थापत्य कला में देखो, प्रथम चरण में बौद्ध चैत्यों का अनुकरण करके मंदिरों का निर्माण किया गया था। उदाहरण के स्वरूप कृष्णा जिला महाराष्ट्र में कोपेतेश्वर मंदिर, यानी बौद्ध स्तूपों का नकल करके उसी के आधार पर यहाँ पर बनाया गया था। द्वितीय चरण में स्तूपों का अनुकरण करके गोल मंदिर बनाए गए थे। तृतीय चरण में मंदिरों की छत चौकोर एवं समतल बनाई गई थी। तृतीय चरण में मंदिरों का छत समतल बना दिया गया। फिर जिसमें देवी मूर्ति स्थापित की गई, जिसमें गर्भगृह कहते थे। कमरे के सामने एक हॉल बनाया गया, जिसे क्या कहा गया? मंडप। चौथे चरण में प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया। ठीक है। तो इस तरह से, और साथ ही इस समय ध्यान रखिएगा, शिखर वाले मंदिर का भी निर्माण इसी समय प्रारंभ हुआ था, गुप्त काल में ही। तो ये प्रदक्षिणा पथ, चारों ओर घूमने वाला पथ, यह भी बनाए। गर्भगृह बना दिया, फिर उसके बाद आगे मंडप बना दिया, है ना। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मंदिरों का विकास गुप्त काल में ही होता है। फिर है मूर्तिकला। बिहार के सुल्तानगंज से बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह सब में सुंदर मूर्ति है, जिसे ब्रिटेन के बर्किंघम संग्रहालय में रखा गया है। आगे है चित्रकला। चित्रकला की बात करते हैं। गुप्त काल में अजंता बाघ की गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन अजंता में और बाघ, 2 गुफाएं हैं जो गुप्त काल से संबंधित हैं। अजंता की गुफाओं में 2 प्रकार की चित्र तकनीकी प्राप्त हुई है। पहला कौन सा तकनीक है? तो उसमें देखा जाए तो पहला तकनीक आपको देखने को मिलेगा फ्रेस्को तकनीक है। पहला कौन सा तकनीक? फ्रेस्को। इस तकनीक में गीला लेप में चित्र निर्मित किए जाते थे, गीले लेप में। और दूसरा है टेम्पेरा तकनीक। इस तकनीक में सूखे लेप द्वारा चित्र निर्मित किया जाता था, टेम्पेरा से। फिर इसके बाद आगे है गुप्तकालीन रचनाएं और उसके लेखक। तो आप आगे देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कालिदास के बारे में। तो उन्होंने रचना की है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम,
रघुवंश और कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संग्रह और फिर आगे मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखादत्त, फिर मित्राजकटकम शूद्रक, अश्व अमरकोश अमर सिंह, नाट्यशास्त्र भरत मुनि नाट्यशास्त्र, कामसूत्र वात्सायन कामसूत्र, और अगला है पंचतंत्र विष्णु शर्मा, और नीतिसार के लेखक कौन है? कानंदक को कहा जाता है, कानमंदक नीति शास्त्र के। महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवी, चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या था? देवगुप्त या देवराज भी मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चांदी का सिक्का जारी किया था। तो सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांसिस, अब देखिए, फाइयान के अनुसार सामान्य लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना से प्राप्त हुआ है। फिर आगे गुप्त काल में किसानों से उद्रग उपरीकर नामक अतिरिक्त कर लिया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। तो गुप्त काल में ही सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरण से प्राप्त होता है। एरण अभिलेख है ना। गुप्त काल में कायस्थ वर्ग का भी उल्लेख मिलता है। कायस्थ सर्वप्रथम कुषाण कालीन मथुरा के अभिलेख से या गवल्य स्मृति में भी मिलते हैं, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रारंभ इस समय हो जाता है। तो जो लोग क्या करते थे, लिखने पढ़ने का काम करते थे, उनको कायस्थ कहा गया। श्रीवास्तव लोग आजकल होते हैं। फाइयान उल्लेख करता है कि जब चंडाल बस्तियों में प्रवेश करता है तो लकड़ी बजाते हुए चलता है ताकि उससे कोई छुआछूत ना हो जाए। यानी यहाँ पर छुआछूत की प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आगे है कहोम अभिलेख से जैन मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। मांदसौर अभिलेख से में ही रेशम के बुनकरों की श्रेणी द्वारा दसपुर मांदसौर में सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है। फिर आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आप जानते ही हैं। इसको कुमार लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो इसीलिए ऐसे याद रखना है। आगे है गुप्त काल में सुश्रुत नामक शैल्य चिकित्सक था। सुश्रुत नाम का शैल्य चिकित्सक था। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें इन्होंने छुआछूत से होने वाली बीमारियों का उल्लेख किया है और सर्जरी का भी उल्लेख किया है। यहाँ पर नहीं लिखा है। दशमलव प्रणाली और एक धन्वंतरी भी रहा करते थे, उनका भी उल्लेख यहाँ पे करना चाहिए था, नहीं किया है। दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छूट रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लूसेंट का भी डिस्कशन कर लेंगे। उसमें आपको दोनों ही चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और फिर उसके बाद NCERT सार संग्रह है ना, NCERT सार संग्रह का भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो सारी चीज़ें, अगर तीनों चीज़ें आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा आपका। चलिए, प्राचीन ग्रंथों में रेशम के लिए कौशेय शब्द का
प्रयोग किया जाता था, कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ, यानी आया, अस्तित्व में आया। इस समय इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत यह राजकीय खेल भारत में ईरान या फिर यूरोप से पहुंचा था, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य को भी देख लिया है, और गुप्त साम्राज्य कंप्लीट होने के बाद इससे संबंधित प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करेंगे, और मैक्सिमम जितनी हल हो जाए वह अच्छी है। और बाकी इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे लुसेंट टूसेंट का भी, और उस क्लास को भी जब आप देख लेंगे, और एनसीईआरटी सार संग्रह को, तो आपका पीटी और मेंस दोनों ही क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए मेंस भी साथ साथ चल रहा है, तो मेंस थोड़ा डिटेल में होता है। जब कभी आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, पीटी पास होते ही मेंस लिखने का जब मौका मिलेगा, तो ये सारे फैक्ट आप वहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आप केवल पीटी मत पढ़िए, मेंस भी पढ़िए, और इसको देखकर नोट डाउन कीजिए और लिखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसको लिखिए। तो इस तरह से आपका बढ़िया हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और साथ ही फैक्ट भी याद हो जाएंगे। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और सेशन को देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।